वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एच पी टैट मेडिकल दिसंबर 2022 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है हुआ है कि फ्रूड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, कि फ्रूड के अनुसार जो होता है वो इंसान के बिहेवियर का मेन कारण क्या होता है। वो होता है हमारा अनकॉन्शियस, क्योंकि फ्रूड का मानना था कि जो हमें किसी के बारे में जानना है तो हमें उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनकॉन्शियस डिज़ायर। अब फ्री विल कहाँ से आता है? फ्री विल से क्वेश्चन क्या आता है ये भी पता होना चाहिए आपको। फ्री विल से क्वेश्चन क्या आता है कि फ्री विल की स्टडी किस में करते हैं? वो हम ह्यूमनिज्म में करते हैं। किस में करते हैं? ह्यूमनिज्म में करते हैं। किसमें करते हैं? ह्यूमनिज्म में करते हैं। अब फ्रूड के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। फ्रूड जो है वो साइको एनालिसिस के फादर हैं, साइको एनालिसिस। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो कई बार आपको बाय नेम आ जाता है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है, तो वो भी फ्रूड ने दी है। इसमें उन्होंने ईडिगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली जो स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0 से 2 साल, यानी कि इन्फेंसी के अनुसार होता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? नकल करता है या फिर किसी चीज़ को याद रखता है। तो आंसर क्या होगा? इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नकल करता है इस टाइम पे बच्चा। सोल्व कहाँ कर लेगा? कुछ सोचो कि 2 साल का बच्चा किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है? नहीं कर पाता है। एनालाइज एंड इंटरप्ट ऑप्शन कहाँ से करेगा वो एनालाइज? सोशल इशू तो बहुत दूर दूर की बात है, ये तो कभी कर ही नहीं सकता 2 साल का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग द लर्नर, कि इनमें से किस मेथड से हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं? पहला दिया है टीचिंग द स्टूडेंट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, कि आपने बच्चे को गुड एजुकेशन की प्रैक्टिकल वैल्यू बतानी है। ये भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो सकता है। आगे बोला है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एवरी लर्नर, कि हर एक बच्चा क्रिएटिव तब होगा जब आप उस हर बच्चे को क्या देंगे? मौका देंगे कि आप भी क्वेश्चन पूछिए। ये हो सकता है। एम्फसाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल इन द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, कि बच्चे की अचीवमेंट को एम्फसाइज करना है। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, दूसरों के बच्चों के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो एम्फसाइज नहीं करना है। अगला कोचिंग के बारे में या फिर कंपटीशन के बारे में तो आपने बात ही नहीं करनी है। ठीक है, कोचिंग और कंपटीशन के बारे में तो कभी बात ही नहीं करनी है। ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, गुड मार्क्स, ये सब चीज़ें नेगेटिव वर्ड होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, दैट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एवरी लर्नर, हर एक लर्नर को मौका दिया जाना चाहिए। आगे पूछा है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल किसने दिया है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो दिया था वो दिया है स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने। स्किनर ने किस थ्योरी में दिया था? दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी में? ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसी को हम प्रोग्राम लर्निंग बोलते हैं और इसी को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पैवलोव ने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग। ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि पैवलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो डॉग के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था? यानी कि स्किनर ने दी थी, उस पर किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था? उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो रैट और पिजन के ऊपर किया गया था। रैट और पिजन के ऊपर किया गया था। और थ्रोनडाइक की थ्योरी में कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगे पूछा है
कि क्रिएटिव लर्नर कौन होता है। क्रिएटिव लर्नर देखो बाय टैलेंट और ड्राइंग और पेंटिंग में वो क्रिएटिव नहीं होता है। इसको ड्राइंग बड़ा आता है, उसको मैथ बड़ा आता है, वो क्रिएटिव नहीं होता है। दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव नहीं होता है, ये भी याद रखना है। इंटेलिजेंट हो, बड़े अच्छे नंबर ले ले, ये बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं होता। क्रिएटिव वो होता है जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, यानी कि अमूर्त चिंतन कर सके और साथ में क्या कर सके, वो एक न्यू आइडियाज़ दे, डिफरेंट तरीके से सोचे, वो क्या होता है, वो होता है क्रिएटिव लर्नर। आगे पूछा है कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। मार्क्स के बारे में तो क्रिएटिविटी कोई मतलब नहीं रखती है, तो क्रिएटिविटी में मार्क्स का कोई लेवल नहीं होता है। गुड इन लिटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा इंसान जो सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, सोसाइटी में हर जगह एडजस्ट हो जाए, वो इंसान ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो आंसर क्या होगा, डी। आगे पूछा है क्लासिकल क्लिनिक कंडीशनिंग बात प्रेजेंटेड बाय, अभी बताया मैंने पैवलोव। स्किन एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग तो इसको बार बार नहीं बताएंगे। आगे पूछा है विच इज़ द मास्टर इमोशन। तो फियर जो होता है वो मास्टर इमोशन होता है। फियर क्या होता है, मास्टर इमोशन होता है। आगे पूछा है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे पुराना मेथड कौन सा है, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन से क्वेश्चन क्या क्या आता है, इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव मेथड है, और इसको जो है वो मना क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब मैं अपने बारे में खुद बताऊंगा तो गलत तो बताएंगे नहीं, तो इंट्रोस्पेक्शन को इसीलिए मना किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंट्रोस्पेक्शन कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म से, किससे, स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करता है। इससे करता है स्ट्रक्चरलिज्म से। आगे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है, कॉग्निशन मतलब बुद्धि से रिलेटेड होता है। अब बुद्धि किस रिलेटेड होती है, जो चीज़ हम किसी चीज़ को समझेंगे, परसीव करेंगे। एक्ट ऑफ नोइंग और समथिंग और परसीव समथिंग। जैसे परसीव का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में क्या समझ पा रहे हैं, दैट इज़ अवर कॉग्निशन, यानी कि मेंटल। कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज एक तरह की, ठीक है। एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, यानी कि किसी चीज़ को जानना और उसको परसीव करना, ये होता है। एक्ट ऑफ डूइंग जो होता है वो वर्किंग में आ गया, तो वो कॉग्निशन नहीं होता है। तो ये दोनों नहीं होंगे फिर, तो ऑप्शन 1 होगा। हाँ, ये पूछा है बैकबोन ऑफ आर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बैकबोन क्या होती है, पहली बात ब्रेन डेवलप अच्छा होगा, बॉडी अच्छे से डेवलप होगी और इमोशन अच्छे से डेवलप होगी, तभी हमारी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी ओपन इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पहले लिप्जिंग में हुई थी, किसने खोली थी, 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी। और इन्हीं को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ये पेपर में पेट क्वेश्चन है आने वाले। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया में कब खुली थी। इंडिया में कलकत्ता में खुली थी। कहाँ खोला था, कलकत्ता में खुली थी। 1916 में किसने खोली थी, एन सेन गुप्ता ने। किसने खेली थी, एन सेन गुप्ता ने। आगे पूछा है विच एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द। एजुकेशन साइकोलॉजी किसके साथ कंसर्न करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल की हर एक फंक्शनिंग में कहाँ होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी यूज़ होती है। तो लर्नर यानी कि जो सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस पढ़ाया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, लर्निंग की सिचुएशन कैसी है, इन सभी पे एजुकेशन साइकोलॉजी का असर होता है। लर्नर मतलब जो इंसान सीखना चाहता है, जैसे बच्चा हो गया कोई पढ़ाई वाला जो स्कूल में पढ़ रहा है वो हो गया। लर्निंग प्रोसेस मतलब जो टीचर किस प्रोसेस के थ्रू पढ़ा रहा है। सिचुएशन मतलब कैसी सिचुएशन है, जैसे मान लो टाइम टेबल कैसा है, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, ये सारी एजुकेशन साइकोलॉजी से कंसर्न होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इफ़ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ द स्कूल ही बिकम। अगर बच्चा जो है वो स्कूल से डरता है तो बच्चा क्या करता है, ट्रांट बिहेवियर। अब पंचुअल तो होगा नहीं वो भाई, सीधी सी बात है। रेगुलर क्लास में तो जाएगा नहीं। ओबीडेंट वो होगा ही नहीं। ट्रंट का मतलब होता है भगोड़ा, यानी कि वो भागने की कोशिश करता है। ट्रंट का मतलब होता है भगोड़ा। वो क्या करता है, बंक मारने की कोशिश करता है, क्लास से बंक मार जाएगा, वो नहीं जाएगा। आगे पूछा है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सेवरल पनिशमेंट, ओबीडेंस। ओबीडेंस तो डिसिप्लिन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल चलना
दैट इज वेल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू मैस्लो सम नीड ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड। तो वो नीड्स होती है डेफिशिएंसी नीड। अब जो हमने नीड्स का जो बनाई हुई है इसमें जो फर्स्ट फोर होती हैं उनको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी नीड। उनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी नीड। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि मैस्लो की थ्योरी को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था? तो वो दो नीड्स होती हैं। कौन कौन सी नीड होती है? डेफिशिएंसी नीड, और दूसरी होती है या तो हम उसको बोलते हैं बीइंग नीड बोलते हैं, या फिर हम उसी को हम ग्रोथ नीड भी बोलते हैं। तो जो पांचवी नीड हो गई वो कौन सी होगी? वो हमारी बच गई बीइंग ऑफ नीड या फिर ग्रोथ नीड। अब देखो जो पहली चार दीजिए, जैसे मतलब रोटी कपड़ा मकान, अगर किसी को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो उसकी जो उसके प्रति जो चाहत होगी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे रोटी नहीं मिल रही तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या है कि इन्होंने बोला कि जो नीड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो अनसेटिस्फाइड हुई, यानी कि वो चीज़ नहीं मिल पाई तो इंसान क्या कर रहा है? किसी को जॉब नहीं मिल पाई तो क्या कर पाएगा? वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं और जॉब लूँगा, ये चीज़ें। तो वो कौन सी नीड होती है? डेफिशिएंसी नीड। बीइंग नीड कौन सी होती है? जो सबसे ऊपर होती है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पहली नीड कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी नीड्स कौन सी होती है? सेफ्टी नीड। तीसरी होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद चौथी आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया, फिर सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पूछता है हाईएस्ट कौन सी होगी? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर लोएस्ट पूछेगा तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, और अगर सेकंड लास्ट पूछेगा तो सेल्फ एस्टीम। आगे पूछा है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ। किसकी स्टडी है? साइकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? ये माइंड एंड बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर ये भी ले लेता है कई बार। आगे पूछा है इमोशन आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। ये सही बात है। अगर किसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी तो उसके लिए इमोशन जरूरी है। अगर मान लो किसी की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, उसके अंदर इमोशन ही नहीं है, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कभी किसी के घर शादी ब्याह में नहीं जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इमोशन आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, ये सही बात है। जो फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो नेचर है वो फिलोसफी का पार्ट, फिलोसफी में पढ़ाई जाती थी, फिलोसफी के बाद इसको एक सब्जेक्ट माना गया। तो ये जो था ये साइंटिफिक नेचर की होती है। साइंटिफिक मतलब इसमें हर चीज़ प्रूव्ड होती है, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये क्या हो गया? ये एक साइंटिफिक अप्रोच हो गया। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा इमोशन है? अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब एक तरह का फीलिंग ऑफ, एक तरह की फील करना, यानी कि मौज मस्ती में रहना, वो होती है अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट क्या होगी? एक तरह का मौज मस्ती में रहना क्या हो गया? इमोशन ही होता है वो भी। स्टिमुलस जो वो इमोशन नहीं होता है। अटेंशन मतलब ये आ जाता है। अब अटेंशन से आपको क्वेश्चन आता है अटेंशन इज विच नेचर। अटेंशन जो होती है वो सिलेक्टिव होती है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी किसने दी है? तो वो ब्रॉडबेंट ने दी है। ये भी पेपर में आता है। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो देखो प्राइज देंगे तो बच्चा मोटिवेट होगा, इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव क्या होती है? हर एक चीज़ जो आपको अपने गोल की तरफ को लेके जाए, दैट इज़ योर इंसेंटिव। जैसे प्रलोभन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रलोभन देना। जैसे बच्चे को बोलेंगे कि आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, दैट इज़ इंसेंटिव। आपने बच्चे को बोल दिया कि अगर आप 10th में इतने नंबर लगेगा मैं आपको साइकिल लेके दूंगा, तो उसके लिए क्या होगा? वो इंसेंटिव होगा। प्रे करना वो भी एक तरह का मोटिवेशन देता है। प्रैक्टिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। आगे पूछा है हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड। अभी बताई मैंने मैस्लो की जो थ्योरी पिछले। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, गिलफोर्ड ने क्या दिया था? SOI मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। SOI मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। आगे पूछा है द स्ट्रेस अफेक्ट प्रॉब्लम परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप पढ़ के अच्छे से गए, बिल्कुल तैयारी करके गए, लेकिन क्या हुआ पेपर में आप बैठे तो आपके सामने ऐसा लग गया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। पेपर में होता है, सभी के साथ होता है कि स्ट्रेस आ जाता है। तो बोला वो किस रिलेशनशिप को शो करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो क्या करता है कि आपकी समझ तो अच्छी थी, आप पढ़ के अच्छे से आए हैं, लेकिन आपके इमोशन जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इमोशन जो है वो डिसबैलेंस हो गए कि आपको उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया, आपका इमोशन डिसबैलेंस होता है। कई बार हमने पढ़ा होता है, पढ़ते पढ़ते हम गलत लगा देते हैं और उसकी वजह से हमारे इमोशनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। यार मुझे आता था और मैंने ये गलत कर दिया, और उसी की वजह से पूरा पेपर गलत कर देते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा?
दैट इज़ कॉग्निशन इमोशन, यानी कि समझ, कॉग्निशन मतलब होता है समझ, और इमोशन मतलब जो आपके फीलिंग्स वगैरह हो गई। अगर वो सही बैलेंस होगी तो पेपर अच्छा जाएगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है। आगे पूछा हु वाज नॉट प्रोपाउंडर एनी लर्निंग थ्योरी। देखो स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर ने दी है इनसाइटफुल लर्निंग, इनसाइटफुल लर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चिंपैंजी के ऊपर किया था, और इस जब भी आपको कहीं सडन सोल्यूशन दिख जाए, जहाँ भी आपको सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दिख जाए, दैट इज़ कोहलर होता है। आगे पूछा है थ्रोनडाइक, अभी बताया मैंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, बहुत सारी थ्योरी दी है लर्निंग में। ब्लूम्स ने क्या दिया है, ब्लूम्स ने टेक्सोनोमी दी हुई है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी दी हुई है, इसने लर्निंग के बारे में थ्योरी नहीं दी हुई है, तो आंसर क्या होगा बी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी बताया था मैंने आपको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, पेवलोव ने दी है, किसने दी है, पेवलोव ने दी है। थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग अभी बताया कोहलर ने दी है। आगे पूछा है हु इज प्रोपाउंडर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, इसने बोला जो थ्योरी होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जो लर्निंग नहीं, जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। थ्रोनडाइक ने जो दिया है वो दिया है मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड बिने ने दिया है आईक्यू का फर्स्ट टेस्ट भी दिया था, और यूनिफैक्टर थ्योरी भी दी है, क्या दी है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड ने बताया एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया है। आगे पूछा है एरर मेड बाय चिल्ड्रन इज इंडिकेटिव, कि बच्चा अगर एरर कर रहा है इसका मतलब क्या होता है क्या इंडिकेट करता है कि बच्चा नालायक है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लो एबिलिटीज़ है, ऐसा भी नहीं होता है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉलेज, ये भी नहीं होता है कि अपना इनएबिलिटी, वो अपना नॉलेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। देखो जब एरर तभी आएगी जब हम कुछ करेंगे, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो एरर आएगी नहीं। तो क्या हुआ कि चिल्ड्रन थिंकिंग प्रोसेस इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या आंसर होगा ये, कि जो कुछ सीख रहा है तो वो गलती तभी कर रहा है जब सीख रहा है, जब सीखेगा नहीं तो वो करेगा भी नहीं। आगे पूछा इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स, बेस्ट लर्निंग तभी होती है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और बच्चे खुद ही बोलो इन्वॉल्व हो उसमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव, पैसिव नहीं होना चाहिए। बच्चा सो के पढ़ रहा है तो अब क्या पढ़ेगा वो, पार्शली भी नहीं होता है, ठीक है, एक्टिवली। बच्चे को बोलेंगे कि आजा आप भी एक्सपेरिमेंट करो हमारे साथ, तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है। आगे पूछे आईक्यू का, देखो आईक्यू का टर्म किसने दी है, बहुत बार आता है, टर्मन ने। कंसेप्ट किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है। मेंटल एज किसने दी है, बिने ने दी है। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। आईक्यू का पहला टेस्ट बताया, बिने ने दिया है। तो आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100। तो क्या आंसर आएगा, पहला। आगे पूछा है, तो क्वेश्चन आ गया, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, इसी को हम अभी बताया था मैंने, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग फिर से दे दिया, वैसे ही गलत ऑप्शन था, वैसे ये अगर आंसर होता तो B और C दोनों होना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर द क्लास।